हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ सिंह और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्शन 9 के ऑनवर्ड्स। हमने लास्ट वीडियो में सेक्शन 9 तक देखा था। और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको कोई सजेशन देना हो या फिर कोई भी कमेंट करना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। और मैंने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की सीरीज स्टार्ट की है जहाँ पे हमने 4 से 5 पार्ट कर लिए हैं। और इस सीरीज़ को हम 10 से 15 दिन में कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज सेक्शन 10 से। सेक्शन 10 ये बोलता है कि कौन से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे जैसा कि मैंने पॉइंट आउट किया है, सेक्शन 10 बेयर एक्ट लैंग्वेज में लिखा है व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। इसकी बेयर एक्ट लैंग्वेज ये बोलती है कि ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे are made by the free consent of the parties competent to contract for a lawful consideration and with a lawful object and are not hereby expressly declared to be void। तो इस अगर हम बेयर एक्ट लैंग्वेज की बात करें तो इसमें 3 इंग्रेडिएंट्स ऐसे दिए हुए हैं जो कि हमें बताते हैं कि अग्रीमेंट में अगर ये 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो पहला इंग्रेडिएंट्स वो है कि फ्री कॉन्सेंट होना चाहिए। दूसरी बात ये बताई गई है कॉम्पिटेंसी के बारे में। और तीसरी बात लॉफुल कंसिडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट के बारे में बताई गई है। हम ब्रीफ में इन सब के बारे में जानेंगे और स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 10 में बस इतना ही बताया गया है कि वो अग्रीमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे अगर उनमें ये 3 इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट होंगे तभी। तो सेक्शन 11 हमारा बताता है सेक्स कॉम्पिटेंसी के बारे में। तो मैं उस सेक्शन को पॉइंट आउट करता हूं आपके पास। प्लीज़ 1 मिनट वेट कीजिए। तो यहाँ की जैसा हम देख रहे हैं सेक्शन 11 को, यहाँ पे लिखा हुआ है, हेडिंग है हुआ द कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कौन से पर्सन कौन कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉम्पिटेंट हैं। तो इसमें बताया गया है कि जो भी पर्सन जो कि मेजर हैं या फिर साउंड माइंड के हैं या फिर जो कि डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ। सेक्शन 11 ये बोलना चाहता है कि कॉम्पिटेंसी का मतलब ये होता है कि अगर कोई मेजर है। अब बात करते हैं मेजर की। मेजर का डिफिनीशन कहीं भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं दिया हुआ है, लेकिन इस मेजॉरिटी की एज को हम कन्फर करते हैं कुछ और एक्ट से जिसे लेजिस्लेशन में बनाया है, लाइक इंडियन मेजॉरिटी एक्ट। और भी गार्जियनशिप एक्ट में भी इसके बारे में बताया गया है कि कौन सी एज मेजॉरिटी होगी। तो इसमें ये बताया गया है, अगर गार्जियनशिप एक्ट की बात करें या फिर इंडियन मेजॉरिटी एक्ट की बात करें तो उसमें ये बताया गया है कि अगर विद गार्जियन है कोई चाइल्ड तो उसकी मेजॉरिटी की एज 21 ईयर्स होगी, अगर विदाउट गार्जियन है तो 18 ईयर्स होगी। इसका मतलब ये पता चला हमें कि 18 ईयर्स से पहले कोई भी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है। इसमें दूसरा इंग्रेडिएंट्स ये दिया गया है कि कौन जो कि साउंड माइंड हो। साउंड माइंड की अगर बात करें तो इसमें 2 चीज आते हैं, पहला लुनैटिक और दूसरा इडियट। लुनैटिक का मतलब ये हुआ कि जिसको इंटरवल्स पे मैडनेस आती है या फिर जो इंटरवल्स पे ठीक भी रहता है। तो अगर हम लुनैटिक की बात करें तो वो कैपेबल है कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करने के लिए, इज कैपेबल टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड। अगर उस टाइम वो कैपेबल है जब उसका जो माइंड है वो साउंड है, वो सेन है। लेकिन अगर उसको इंटरवल में मैडनेस है तो उस टाइम पे वो कॉम्पिटेंट नहीं है। दूसरी बात आती है इडियट। तो इडियट जो है नेचुरल इंसेन होता है, वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। तीसरी बात आती है नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, कि जो भी लॉ के द्वारा डिस्क्वालिफाइड कर दिया गया है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं ले सकता है। लाइक एम्बेसडर हुए हमारे कंट्री के, लाइक एलियन एनिमी हुए। लाइक अगर सपोज मान लो कि किसी लॉ ने एक के बेसिक रेस्ट्रिक्शन अप्लाई किया है दैट अगर आपके पास इतना मनी नहीं है तो आप इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं कर सकते हैं, दैट मीन्स यू आर डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ फ्रॉम एंटरिंग इनटू सच कॉन्ट्रैक्ट। तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लॉ ने डिस्क्वालिफाइड कर दिया है। अब बात करते हैं, जैसा कि हमने देखा था सेक्शन 10 में, उससे रिलेटेड कुछ बात कर लेते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि अग्रीमेंट्स विच आर कॉन्ट्रैक्ट, कौन से अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अगर बात करें तो डे टू डे लाइफ में बहुत सारे अग्रीमेंट फॉर्म होते हैं। लाइक फैमिली के केस में कि फादर और सन के बीच अग्रीमेंट होता है कि इतने मार्क्स तुम अगर अटेंड कर लेते हो तो मैं तुम्हें बाइक ला दूंगा। अगर सपोज फादर सन ने अगर वो मार्क्स अटेंड कर लिया तो क्या सन जो है वो बाइक क्लेम कर सकता है फादर से कोर्ट में जाके? आंसर इज नो। कोर्ट ये बोलता है, और कोर्ट ने बालफर वर्सेस बालफर का जो केस था उसमें ये बताया भी कि
इस टाइप के अग्रीमेंट जो मेयर प्रॉमिस के बेसिस पे बेस्ड होते हैं, ऐसे अग्रीमेंट्स रोज होते हैं हमारे फ्रेंड्स के बीच, रिलेटिव्स के बीच, फ्रेंड फैमिलीज के बीच। हमेशा ये रोज डेली लाइफ में ऐसे अग्रीमेंट होते हैं। अगर हम इन अग्रीमेंट को इन्फोर्स करते हैं लॉ के द्वारा, तो हमारे कोर्ट्स में इतने सारे केसेस पेंडिंग रह जाएंगे। तो बेसिकली बाल्फर वर्सेस बाल्फर का केस अगर हम बात करें तो उसमें ये था कि दो हस्बैंड और वाइफ वैकेशन पे जाते हैं, वहां से हस्बैंड को कुछ इमीडिएटली वहां से रिटर्न होना पड़ता है। तो हस्बैंड ने बोला कि मैं तुम्हें मेंटेनेंस दूंगा, लास्ट में हस्बैंड देता नहीं है। तो वाइफ क्लेम करती है उस मेंटेनेंस के लिए कि यार आपने प्रॉमिस किया था मेंटेनेंस देने को, बट आप दे नहीं रहे हो। कोर्ट ऑफ लॉ में ये बात जाती है, कोर्ट बोलता है कि इस टाइप के प्रॉमिसेस डेली बेसिस पे बहुत होते हैं, लाइक वाइफ का ज्वेलरी मांगना अपने हस्बैंड से और हस्बैंड का ना लाना। इस टाइप के अग्रीमेंट्स और प्रॉमिसेस फैमिली लाइफ में रोज होते हैं। तो कोर्ट ने ये बोला कि बेसिकली हस्बैंड और वाइफ का जो रिलेशन है, इस रिलेशन में आमतौर पर जनरली कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो ही नहीं सकता है, बट इसके भी एक्सेप्शंस हैं। एक केस था जिसमें कि प्राइवी काउंसिल का एक ये केस था। इसमें ये बताया गया था कि वाइफ ने हस्बैंड के ऊपर सूट फाइल किया। हस्बैंड ने बोला कि मैं तुम्हें कुछ रुपए दूंगा अगर तुम मेरे ऊपर से वो सूट विड्रॉ कर लेती हो। वाइफ ने सूट विड्रॉ कर लिया, हस्बैंड ने पैसे देने से मना कर दिया। वाइफ ने क्लेम किया। कोर्ट ने बोला कि इस केस में भले ही हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन है, भले ही ये फैमिली से रिलेटेड है, लेकिन ये जो रिलेशन है, ये जो उसने विड्रॉ केस को किया, ये पीस को सेटल करने के लिए किया। मतलब जो भी लड़ाइयाँ थी, पीस को और मेंटेन करने के लिए किया, सॉरी। तो हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो भी रिलेशन बिगड़े थे, उनको ठीक करने के लिए ऐसा किया गया। तो कोर्ट ने ये बताया कि फैमिली सेटलमेंट के मामले में, जहां पे पीस को मेंटेन करने का पर्पस हो फैमिली का, तो उस मामले में फैमिली के एग्रीमेंट्स भी कॉन्ट्रैक्ट का शेप मिल सकता है। और अगर इस सेक्शन के आगे की हम बात करें तो सेक्शन 12 हमारा ये बताता है कि कौन साउंड माइंड के हैं कॉन्टैक्ट करने के लिए। तो इसमें ये लिखा हुआ है, जैसा कि मैंने पॉइंट आउट किया है, कि पर्सन हु इज यूजली ऑफ अनसाउंड माइंड बट ओकेजनली कैन मे मेक ए कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड। जैसा कि मैंने डिस्कस किया कि अगर वो अनसाउंड माइंड का है लेकिन कभी कभी वो साउंड माइंड का हो जाता है, तो कैपेबल है, जब वो साउंड माइंड का रहता है तो कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर सकता है। तो सेक्शन 12 कुछ नहीं है। सेक्शन 13 जो हमारा है वो कॉन्सेंट को डिफाइन करता है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि कौन एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट होते सकते हैं, तो उसमें बताया गया था, पहला इंग्रेडिएंट्स ये था कि फ्री कॉन्सेंट होना चाहिए। तो सेक्शन 13 और 14 उसी से रिलेटेड है। सेक्शन 13 हमारे ये बोलता है कि जब मीटिंग ऑफ माइंड्स हो पर्सन के बीच, तो उसे हम बोलते हैं कॉन्सेंट होना। सेक्शन 14 हमारा फ्री कॉन्सेंट को डिफाइन करता है। ये फ्री कॉन्सेंट का स्कोप जो है बहुत ब्रॉड है, इसीलिए इसको डिफाइन करने के बजाय ये क्या करता है कि इसने डिफाइन करा है विटिएटेड कॉन्सेंट को, कि कौन से कॉन्सेंट विटिएटेड कॉन्सेंट है, राइट। इसने बताया है कि वो कॉन्सेंट जो कि कोअर्सन से लिए गए हैं, अनड्यू इन्फ्लुएंस से लिए गए हैं, फ्रॉड से, मिसरिप्रेजेंटेशन से, मिस्टेक से, ऐसे जो कॉन्सेंट अगर लिए जाते हैं तो ये फ्री कॉन्सेंट नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं सेक्शन 15 की। तो सेक्शन 15 हमारे कोअर्सन को डिफाइन करता है। कोअर्सन को अगर हम बात करें तो कोअर्सन ये बोलता है किसी को धमकाना, डराना, क्रुएल्टी करना उसके ऊपर, तो ये आता है कोअर्सन में, डिफाइन हो जाता है। कोअर्सन में बेसिकली किसी भी पर्सन, जो सामने वाला बंदा है, जो आपको थ्रेटन कर रहा है, जो आपको किसी चीज करने से रोक रहा है या फिर डिटेन कर रहा है, वो पर्सन, ये जरूरी नहीं है कि आप उसको जानते हो या फिर वो नोन पर्सन हो, मे बी वो अननोन पर्सन भी हो सकता है। तो कोअर्सन में बेसिकली दोनों पार्टीज का जो रिलेशन जो होता है, इसमें ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि दोनों पार्टीज एक दूसरे को जानती हूँ। सो कोअर्सन का एक इंपॉर्टेंट केस है जहां मैं आपको पॉइंट आउट करता हूँ उस केस को। हाँ, यहाँ पे चिक्कम अमी राजू वर्सेस चिक्कम सिसम्मा 1912 का केस है। इसमें बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि ये इसमें वाइफ का या हस्बैंड का बार बार किसी कॉन्टैक्ट में इंटर करने के लिए, और वाइफ या हस्बैंड का ये कहना कि अगर तुम ये ना करते हो तो मैं सुसाइड कर लूंगा या फिर कर लूंगी, तो इससे भी क्रुएल्टी का, कोअर्सन माना जाता है। तो आज हमने बात की सेक्शन 15 तक। इसके ऑनवर्ड्स के सेक्शन को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो की लेंथ फिर लंबी हो जाएगी। सो आज का सेक्शन हम यहीं एंड करते हैं। सेक्शन 16 से लेकर सेक्शन 25 के बीच के सेक्शन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो
फिर जाते जाते मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर आपको कोई भी कमेंट करना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। जैसा कि मैंने पहले कहा कि 10 से 15 दिन में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो पार्ट 1 है वो 75 सेक्शन तक वो एंड हो जाएगा। सो थैंक यू, इस वीडियो को शेयर कीजिए एंड बाय बाय।